हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2019 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 92 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज जनरेटेड। मतलब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है जब यूरेनियम 92 का एक न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। मतलब यूरेनियम 92 का जो न्यूक्लियस होते हैं, जब एक न्यूक्लियस जब टूटता है तो कितनी एनर्जी निकलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू अटेन अ पावर ऑफ 2 किलोवाट। मतलब आपको इतनी पावर चाहिए 2 किलोवाट। द नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकंड विल बी। मतलब कितने न्यूक्लियस टूटेंगे एक सेकंड में। मतलब कितने न्यूक्लियस टूटने होंगे एक सेकंड के अंदर ताकि आपको इतनी पावर मिल सके। मतलब आपको इतनी पावर चाहिए, और इतनी पावर चाहिए तो कितने फ्यूजन होंगे। मतलब कितने न्यूक्लियस टूटेंगे एक सेकंड के अंदर ताकि आपको इतनी पावर मिल सके। आपको पावर गिवन है 2 किलोवाट। किलो एक प्रीफिक्स है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 की पावर 3। तो पावर कितनी आ जाएगी? 2 × 10 की पावर 3 वाट आ जाएगी। और वाट को हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड। मतलब आपको एक सेकंड में कितनी एनर्जी चाहिए? 2 × 10 की पावर 3 जूल। मतलब जो पावर आपको 2 किलोवाट गिवन थी उसको आपने फाइनली ये लिख लिया। और इसका मतलब है कि आपको एक सेकंड में इतने जूल एनर्जी चाहिए। और एक सेकंड में अगर इतनी जूल एनर्जी चाहिए तो एक सेकंड में कितने न्यूक्लियस टूटेंगे यूरेनियम 92 के। और आपको एक न्यूक्लियस के टूटने से इतनी एनर्जी मिलती है, ये भी गिवन है। तो एनर्जी पर फ्यूजन आपको गिवन है, और कितने फ्यूजन करने होंगे पर सेकंड ताकि आपको इतनी एनर्जी मिल सके। सो टोटल एनर्जी तो आपको इतनी चाहिए एक सेकंड में, और एक फ्यूजन से इतनी एनर्जी निकलती है। सो टोटल एनर्जी को इस एनर्जी से अगर आप डिवाइड कर देते हो एनर्जी पर फ्यूजन, तो आपको नंबर ऑफ फ्यूजन मिल जाएंगे पर सेकंड। मतलब कितने फ्यूजन पर सेकंड करने होंगे ताकि आपको टोटल 2 × 10 की पावर 3 जूल एनर्जी मिल सके। और एक फ्यूजन करने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस टोटल एनर्जी को अगर हम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ फ्यूजन मिल जाएंगे कि कितने न्यूक्लियस टूटेंगे एक सेकंड के अंदर। एनर्जी पर फ्यूजन हमें कितनी गिवन है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा क्या है? प्रीफिक्स है। मेगा प्रीफिक्स है तो इसको हटाएंगे तो 10 की पावर 6 लिख देंगे जो इसकी वैल्यू है। तो 200 गुणा में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पे हम यूज लेंगे वो जूल में है, और यहाँ पे भी एनर्जी पर फ्यूजन हमें किस में निकालनी होगी? जूल में निकालनी होगी। अब एनर्जी जो पर फ्यूजन से आई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर-19 जूल। मतलब जो ई का वैल्यू होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर-19 जूल। वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो किस में आ जाएगी? जूल में आ जाएगी। 200 गुणा में 10 की पावर 6 गुणा में इसको आप 16/10 लिख सकते हैं, गुणा में 10 की पावर-19। एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। 16 दूनी 32 तो ये 320 हो जाएगा। और गुणा में 10 की पावर 6 और 10 की पावर-19, 10 की पावर- के 13 हो जाएगी जूल। मतलब इतने एनर्जी आ जाएगी पर फ्यूजन। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 32 गुणा में 10 की पावर-12 लिख सकते हैं। ये जीरो जो है यहाँ पे जाएगी तो 10 की पावर कितनी रह जाएगी? -12 रह जाएगी। मतलब एनर्जी पर फ्यूजन जो निकलती है वो 32 गुणा में 10 की पावर-12 जूल निकलती है। और हमें क्या निकालना था? नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकंड निकालना था। सो हम क्या करेंगे? जो टोटल एनर्जी चाहिए है आपको पर सेकंड, उसको हम एनर्जी पर फ्यूजन से डिवाइड कर देंगे। सो नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकंड हमें चाहिए
तो जो एनर्जी हमें चाहिए 1 सेकंड में, उसको एनर्जी पर फ्यूजन से डिवाइड कर देंगे। एनर्जी कितनी चाहिए 1 सेकंड में? 2 × 10⁻³ और पर फ्यूजन से कितनी एनर्जी निकलती है? 32 गुणा में 10⁻⁻12। ये -12 पावर ऊपर जाएगी तो प्लस के 12 हो जाएगी, और प्लस के 12 हो जाएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी? 10⁻15 हो जाएगी। और ये क्या रहेगा? 2/32। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ की 2 पावर इधर यूज कर लें तो ये 200/32 हो जाएगा, गुणा में 10⁻13 रह जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100/16 लिख सकते हैं, गुणा में 10⁻13। और 100/16 4 से कट सकता है, ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे 4, गुणा में 10⁻13। और 25 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 गुणा में 10⁻13 आएगा। मतलब इतने फ्यूजन होंगे 1 सेकंड के अंदर, ताकि आपको कितनी एनर्जी मिल सके? 2 गुणा में 10⁻13 जूल एनर्जी मिल सके 1 सेकंड के अंदर। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 6.25 × 10⁻13। सो बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम pass through a slit of width 0.1 centimeter to produce diffraction pattern on a screen at a distance 1.8 meter from the slit। मीन्स आपको लाइट गिवन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 6500 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये आपको लैम्डा गिवन है। पास थ्रो ए स्लिट ऑफ विड्थ 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये लाइट किसी स्लिट से पास हुई है जिसकी विड्थ कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। मीन्स ये आपको स्लिट विड्थ गिवन है। मतलब ये क्या गिवन है? ए गिवन है। टू प्रोड्यूस डायाफ्रैक्शन पैटर्न ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस 1.8 मीटर फ्रॉम द स्लिट। मतलब ये कैपिटल डी गिवन है, स्क्रीन की स्लिट से दूरी। इफ द एंटायर अपरेटस इज इमर्ज इन वाटर। मतलब पूरे अपरेटस को आपने वाटर के अंदर डिप कर दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। ये जो म्यू है ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी। मतलब जो सेंटर में जो मैक्सिमा बनता है उसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं डायाफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर। वो बताना है कितनी विड्थ का होगा। देखिए जो डायाफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा डायाफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर, वो इस तरह का बनेगा। इसके अंदर जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, और उसके बाद जो मैक्सिमा बनते हैं जिनकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कम होती है और कॉन्टिन्यूसली कम होती जाती है। मतलब जितनी हाइट इसकी है, इसकी हाइट से इसकी हाइट कम होगी, और इसकी हाइट इससे भी कम होगी, और इसकी हाइट इससे भी कम होगी। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और फिर उसके बाद में जो मैक्सिमा बनेंगे उन्हें सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड जो मैक्सिमा बनेंगे उन्हें सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं, और जो मिनिमा बनेंगे उन्हें सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं। ये भी क्या है? सेकेंडरी मैक्सिमा है आपका। क्या है? सेकेंडरी मैक्सिमा। और ये क्या है? ये है सेकेंडरी मिनिमा। सो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा बनते हैं, और जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनते हैं उनकी इंटेंसिटी लगातार कम होती जाती है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम होती है सेंट्रल मैक्सिमा के कंपेयर में। अगर हम बात करें विड्थ की, तो विड्थ जो सेकेंडरी मैक्सिमा की होती है उसकी विड्थ के कंपेयर में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ डबल होती है। मतलब ये जो विड्थ है ये सेकेंडरी मैक्सिमा की है, और इनकी जो विड्थ है वो लैम्डा कैपिटल डी बाय ए होती है। ए क्या है? स्लिट विड्थ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और कैपिटल डी क्या है? स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी। सो ये जो विड्थ है ये सेकेंडरी मैक्सिमा की है, और सेकेंडरी मैक्सिमा की जो विड्थ होती है उसका दुगना होती है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। ये जो विड्थ है ये एयर या वैक्यूम के अंदर होती है, जब आपने अपरेटस को किसी मीडियम के अंदर नहीं डाला हुआ, तब जो विड्थ का फॉर्मूला होगा वो ये होगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। लैम्डा क्या है? लाइट की वेवलेंथ है। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको लैम्डा कितना गिवन है? 6500 एंगस्ट्रॉम गिवन है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं
तो 6500 गुणा में 10 की पावर माइनस का 10 मीटर हो जाएगा। और स्लिट विड्थ जो ए थी उसको कितनी गिवन है, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर को हम 10 की पावर माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या लिखा जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। क्योंकि यहाँ पे हम 1/10 लिखेंगे, वो 10 इसके साथ चला जाएगा तो 10 की पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगी। और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन की फ्रॉम स्लिट से क्या है, कैपिटल डी, जो कितनी गिवन है, 1.8 मीटर। ये तो मीटर में है ऑलरेडी। और जो वाटर है जिसके अंदर आपने उस अपरेटस को इमर्ज किया है कंप्लीटली, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। अब एयर और वैक्यूम के अंदर जो विड्थ होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, बीटा वी का मतलब वैक्यूम में या एयर में, वो कितनी होती है, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। लेकिन जब हम उसको किसी मीडियम के अंदर इमर्ज कर देते हैं, तब जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है लाइट की, और वो वेवलेंथ कितनी हो जाती है, लैम्डा बाय म्यू। कैपिटल डी तो उतनी ही रहेगी, स्लिट की विड्थ भी उतनी रहेगी, लेकिन जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, लैम्डा बाय म्यू हो जाती है। जो वेवलेंथ आपने ली थी उसकी वेवलेंथ को आप किससे डिवाइड करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से डिवाइड कर दोगे, तो वो वेवलेंथ आपको लेनी होगी। सो मीडियम के अंदर जो विड्थ होगी वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे लैम्डा बाय म्यू रखोगे तो सिर्फ जो, अगर आप म्यू को तो नीचे रख लो और बाकी क्या बन जाएगा, विड्थ इन वैक्यूम बन जाएगी। तो किसी भी मीडियम में जो विड्थ होगी, वो जो विड्थ वैक्यूम में है और बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसके अंदर आपने उस अपरेटस को डीप किया है। अब देखिए, जो फॉर्मूला आया था बीटा एम इक्वल टू बीटा वी बाय म्यू, यहाँ पर म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जिसके अंदर हमने अपरेटस को डीप किया है। बीटा एम क्या है, विड्थ है मीडियम में। बीटा वी क्या है, विड्थ है वैक्यूम के अंदर। और एयर में और वैक्यूम में जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है। सो हम बीटा वी की जगह बीटा ए भी लिख सकते हैं। सो बीटा एम जो है वो क्या हो जाएगा, बीटा वी बाय म्यू के इक्वल है, या फिर बीटा ए बाय म्यू के इक्वल है। सो अगर बीटा आपको वैक्यूम में पता है तो मीडियम में निकाल सकते हैं, और अगर मीडियम में पता है तो वैक्यूम में निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन का यूज करके। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये दोनों केस में वैलिड है, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए भी और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए भी। मतलब अगर मीडियम का इफेक्ट आपको सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ पे देखना है या फिर सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पे देखना है, तो ये फॉर्मूला दोनों के लिए ही वैलिड है। मतलब अगर आपको सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ गिवन है वैक्यूम के अंदर, तो वो यहाँ पे रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करिए मीडियम के, तो आपको सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ मीडियम में मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आपको सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ वैक्यूम में पता है तो यहाँ पे रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करिए, आपको सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ मीडियम में मिल जाएगी। और सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है एयर या वैक्यूम में कितनी होती है, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। और सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ वैक्यूम में या एयर में कितनी होती है, लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ किसी मीडियम में पूछ रहा है, जब हमने अपरेटस को उस मीडियम के अंदर डीप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और वो मीडियम क्या है, वाटर है। मतलब आपसे बीटा एम पूछ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा का, तो बीटा वी भी किसका रखेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा का रखेंगे। मतलब ये विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की वैक्यूम के अंदर, और बाय क्या कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर देंगे वाटर का। और विड्थ क्या है सेंट्रल मैक्सिमा की वैक्यूम के अंदर, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए, और बटे में क्या है, म्यू है। ये क्या बन जाएगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय म्यू ए। और क्वेश्चन के अंदर हमें लैम्डा गिवन है 6500 अंगस्ट्रोम, तो 6500 गुणा में 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि एक अंगस्ट्रोम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। और जो डी है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, वो कितनी गिवन थी, 1.8 मीटर। और स्लिट विड्थ कितनी गिवन थी, 10 की पावर माइनस 3 मीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना गिवन था, 4/3 गिवन था। ये सभी वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ मीडियम के अंदर मिल जाएगी। तो 2 रहा, लैम्डा की जगह 6500 गुणा में 10 की पावर माइनस 10 रख दिया, डी की जगह हमने 1.8 रख दिया,
और म्यू कितना है 4/3, तो 4 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा। और ए कितना है 10⁻³ है। सबसे पहले तो हम 10 की पावर के साथ काम कर लेते हैं। तो 2 गुणा में 65 लिख देते हैं, गुणा में 10⁻2, गुणा में 10⁻−10, इसको हम 18 लिख देते हैं, गुणा में 3 और बटे में 4, गुणा में 10⁻−3। 18 लिखा था तो एक 10 आ जाएगा नीचे। तो ये सभी क्या हो जाएगा, आप देखो 10 और 10⁻−3, ये तो 10⁻² हो जाएगी, और 10⁻−2 ऊपर जाएगी तो 10⁻+2 हो जाएगी। 10⁻2 और 10⁻2 10⁻4 हो गई, और 10⁻−10 और 10⁻4 10 क्या आ जाएगी -6 आ जाएगी। मतलब सभी पावर का काम हो गया। क्या बचा 2 गुणा में 65 गुणा में 18 गुणा में 3 बटे में 4, ये बचा सिर्फ। कैसे किया, ये जो 10⁻−3 है और ये 10 है, ये 10⁻−2 हो जाएगी, 10⁻−2 ऊपर जाएगी तो 10⁻+2 हो जाएगी, +2 और ये 2 10⁻4 हो जाएगी, 10⁻4 और 10⁻−10 टोटल कितनी बचेगी 10⁻6 बचेगी। और बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 9 पे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 65 गुणा में 9 तिये 27 गुणा में 10⁻6। इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 65 को 27 से गुणा कर लेते हैं। 7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 छिक 42 और 3 45, गुणा में 5 दूनी 10 हासिल, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 5 5 7 और 1। तो ये क्या बन गया 1755 गुणा 10⁻6। अब देखिए जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ आई है मीडियम के अंदर वो कितनी आई है 1755 इंटू 10⁻6, और यूनिट क्या होगी इसकी मीटर होगी, क्योंकि हमने सभी वैल्यू एसआई यूनिट में रखी है। तो जो विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की वो एक डिस्टेंस ही है, मतलब वो एक विड्थ है, लीनियर डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या होगी मीटर होगी। और हमें जो आंसर गिवन है वो मिलीमीटर में गिवन है। हम क्या करेंगे 1755 इन 1000 तो नीचे लिख लेंगे और गुणा में 10⁻³ लिख देंगे, और इसको हम क्या कर सकते हैं 1.755 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये क्या हो जाएगा हो जाएगा, तो 1.755 मिलीमीटर। बीटा जो होगा मतलब विड्थ जो होगी सेंट्रल मैक्सिमा की उस मीडियम के अंदर वाटर के अंदर कितनी होगी 1.755 मिलीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m accelerates uniformly from rest to velocity v नॉट in time t नॉट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब उसका एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v नॉट, मतलब स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0 और v नॉट हो गई कितने टाइम में t नॉट टाइम में। मतलब शुरू में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और बाद में कितनी हो गई वेलोसिटी v नॉट हो गई कितने टाइम के बाद t नॉट टाइम के बाद, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी तो कर सकते हैं, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as कब अप्लाई कर सकते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अगर हमें जरूरत पड़ी इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करने की तो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। What is the instantaneous power delivered to the body when its velocity is v naught by 2। मतलब इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब किसी भी टाइम पे पावर बतानी है कितनी होगी, डिलीवर टू द बॉडी, बॉडी को कितनी पावर डिलीवर होगी when its velocity is v naught by 2, मतलब जब उसकी वेलोसिटी v naught by 2 है। मतलब टी नोट टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी वी नोट हो गई, लेकिन आपसे पूछ रहा है जब वेलोसिटी वी नोट बाय 2 होगी तब बताओ कितनी पावर डिलीवर होगी।
इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब है किसी भी टाइम पे जो पावर होगी वो किसके इक्वल होती है, फोर्स गुणा में वेलोसिटी। फोर्स जो है वो मास गुणा एक्सलरेशन के बराबर होती है, क्योंकि हमें फोर्स डायरेक्ट नहीं दे रखी, हमें निकालनी पड़ेगी फोर्स को। और कैसे निकालेंगे, मास गुणा में एक्सलरेशन का यूज करके फॉर्मूले का। मास हमें गिवन है m है, लेकिन एक्सलरेशन हम किससे निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। और वेलोसिटी हमें गिवन है कि कितनी वेलोसिटी पे इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है, v नॉट बाय 2 पर। तो वेलोसिटी की जगह तो क्या ले लेंगे, v नॉट बाय 2 ले लेंगे। और फोर्स जो है वो किससे निकाल लेंगे, F इक्वल टू एम ए से निकाल लेंगे। मास जो है वो कितना गिवन था, m ही गिवन है। और एक्सेलरेशन हम किससे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। टी नोट टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v नोट हो गई। और मान लेते हैं उसका एक्सेलरेशन कितना है, a है। सो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर अप्लाई करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v नोट। इनिशियल कितनी थी, 0। एक्सलरेशन कितना है, a। और टाइम कितना लगा, टी नोट। सो a किसके बराबर आ जाएगा, v नोट बाय टी नोट। सो ये जो एक्सलरेशन आया है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो फोर्स कितनी आ जाएगी, मास इनटू में v नोट बाय टी नोट। और ये फोर्स यहाँ पे रख देते हैं। वेलोसिटी हमें गिवन था v नोट बाय 2 पे बतानी है, तो पावर किसी टाइम पे क्या आ जाएगी, फोर्स गुणा में वेलोसिटी। और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या रखेंगे, m इंटू में v नोट बाय टी नोट। और वेलोसिटी क्या थी, v नोट बाय 2। तो क्या बन जाएगा, m v नोट का स्क्वायर बाय 2 टी नोट। सो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया इंस्टेंटेनियस पावर का। कब, जब वेलोसिटी v नोट बाय 2 होगी। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, m v नोट स्क्वायर बाय 2 टी नोट। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को कैसे किया, इंस्टेंटेनियस पावर जो है फोर्स और वेलोसिटी की प्रोडक्ट होती है। इतनी वेलोसिटी पे पूछ रहा था, लेकिन हमें फोर्स डायरेक्ट नहीं गिवन थी, उसको हमने फॉर्मूले से निकाला। फोर्स मास गुणा एक्सलरेशन होती है, मास को m लिखा हुआ है। और a जो एक्सलरेशन है उसको हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके निकालेंगे, क्योंकि एक्सलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सलरेट हो रही थी बॉडी। सो फाइनली आपने ए निकाला, ए को पुट कर दिया F इक्वल टू एम ए में, तो F आ गया। F को यहाँ पे यूज कर लिया, वेलोसिटी v नोट बाय 2 रख ली। फाइनली आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल गई जब वेलोसिटी v नोट बाय 2 थी। सो इसका राइट ऑप्शन क्या आ गया, सी इसका राइट आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्केलर पोटेंशियल फील्ड इज गिवन बाय v इक्वल टू -6x प्लस 8y माइनस 12xy स्क्वायर प्लस 7yz स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर वोल्ट। मतलब जो पोटेंशियल है वो वोल्ट में गिवन है, और वोल्ट जो यूनिट होती है वो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है। सो ये आपको जो पोटेंशियल गिवन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही गिवन है। और यहाँ पर एक्स वाई जेड किस में है, मीटर्स में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ 4 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन इज, मतलब 4 कूलम चार्ज अगर ओरिजिन पे रखा हुआ हो तो उस पे जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। सो हमें क्याऊ कितना गिवन है, जो चार्ज है वो कितना गिवन है, जो ओरिजिन पे रखा हुआ है 4 कूलम है। और उस पे फोर्स पूछ रहा है, और फोर्स का भी क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, कितनी फोर्स लगेगी उसके ऊपर अगर वो चार्ज कहाँ पे रखा गया है, ओरिजिन पे रखा गया है। सो हमें v गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। और v से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पहले। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके हम फोर्स निकाल लेंगे, कितनी लगेगी, क्याऊ इंटू ई लगेगी। और इससे हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मतलब हमने इसका फ्लो चार्ट बना लिया कि हमें पहले तो v गिवन है, v से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज क्याऊ रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है, क्याऊ ई की लगती है। फोर्स आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में, और फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और यही हमें निकालना है फाइनली। अब देखिए v कितना गिवन है, माइनस का 6x प्लस 8y माइनस 12xy स्क्वायर
प्लस 7y z² माइनस 5y², ये आपको v गिवन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालेंगे उसका x कंपोनेंट Ex आएगा, y कंपोनेंट Ey आएगा और z कंपोनेंट Ez आएगा। तो इस तरह से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस करली v बाय करली x। इसका मतलब है कि आप v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे और y और z को कैसे ट्रीट करोगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालोगे तो v का डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में करोगे, लेकिन y और z को किसकी तरह ट्रीट करोगे, एज अ कांस्टेंट। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का तो 6 आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1, और y कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। माइनस के 12 बाहर आ जाएंगे, y कांस्टेंट है तो y² बाहर आ जाएगा और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस का 7y z², y भी कांस्टेंट z भी कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। माइनस 5y², y तो कांस्टेंट की तरह लेना है तो 5y² पूरा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो इसका आंसर क्या आएगा, -6 माइनस का 12y² आ जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकालेंगे तो माइनस करली v बाय करली y करेंगे, मतलब v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे और x और z को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। मतलब x और z को कांस्टेंट लेना है और v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना है। तो -6x, x कांस्टेंट लेना है तो ये पूरा टर्म जो है कांस्टेंट हो गई तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। प्लस 8 बाहर आ जाएगा और y का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लिख सकते थे 1, लेकिन मैंने नहीं लिखा, -6 इंटू 1 लिख लेना, यहाँ पे -6 ही आ जाएगा। प्लस का 8 इंटू 1 माइनस एक्स का, एक्स यहाँ पे क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है तो माइनस का 12x बाहर आ जाएगा, y² का 2y हो जाएगा। प्लस का 7y z² में 7z² बाहर आ जाएगा और y का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और माइनस का 5 बाहर आ जाएगा और y² का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 8 माइनस का 12 दूनी 24 xy प्लस का 7z² माइनस 5 दूनी 10y। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट क्या आएगा, माइनस करली v बाय करली जेड, और x और y को क्या रखोगे इस बार कांस्टेंट की तरह रखोगे। मतलब y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में करोगे और x और y को किसकी तरह ट्रीट करोगे, एज अ कांस्टेंट। x और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो फर्स्ट वाला देखो ये तो पूरी टर्म कांस्टेंट ही हो गई तो इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, और ये वाली भी कांस्टेंट हो गई तो इसका भी 0 आ जाएगा, और ये वाली टर्म भी कांस्टेंट होगी, x भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट माना जाएगा तो इसका भी डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। y z² इसमें 7y बाहर आ जाएगा और z² का क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, और 5y² ये पूरी टर्म भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, सेव प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 दूनी 14y z। तो आपने Ex भी निकाल लिया, Ey भी निकाल लिया, Ez भी निकाल लिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, वो Ex यहाँ पे रख देंगे, Ey यहाँ पे रख देंगे और Ez यहाँ पे रख देंगे जो हमने यहाँ से निकाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना पड़ेगा, ओरिजिन पे। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके अंदर x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे और z की जगह 0 रख देंगे। सो अगर हम यहीं पे रख दें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो Ex 0 0 0 पे कितना आएगा, ये वैल्यू देगा -6, और ये वैल्यू कितनी देगा ओरिजिन के ऊपर, मतलब x की जगह भी 0 रखोगे, y की जगह भी 0 और z की जगह भी 0, तो यहाँ पे जब रखोगे तो ये वैल्यू देगा ओनली 8 और ये वैल्यू कितनी देगा 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लिखोगे तो कितना आएगा, -6i कैप प्लस का 8j कैप और प्लस का 0k कैप एट ओरिजिन। मतलब ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया ओरिजन पर, -6 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस का 0 k कैप। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ओरिजन पे वो क्या था, -6 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 0 k कैप। इसको हम छोड़ सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, -6 i कैप प्लस 8 j कैप। और ओरिजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया है, और ओरिजन पे चार्ज कितना रखा हुआ था, क्याऊ रखा हुआ था जिसकी वैल्यू 4 कूलाम थी। तो क्याऊ चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगेगी वो क्याऊ ई की लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है तो फोर्स भी किस में आएगी, वेक्टर फॉर्म में आएगी। तो क्याऊ की वैल्यू 4 रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो रख दी। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स कितनी लगेगी, माइनस का 24 i कैप प्लस का 32 j कैप। और ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है किसी भी वेक्टर की किसी नंबर के साथ। कैसे करते हैं, हर एक कोफिशिएंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो फोर्स लगेगी उस चार्ज के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई कैप के कोफिशिएंट का सुकेयर और जे कैप के कोफिशिएंट का सुकेयर, उनका सम और सारे का सुकेयर रूट। और -24 का सुकेयर तो 576 आएगा, और 32 का सुकेयर 1024 आएगा, और 576 और 1024 1600 हो जाएंगे, और 1600 का कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और फोर्स है तो न्यूटन यूनिट होगी एसआई। तो जो फोर्स लगेगी 4 कूलाम के चार्ज पे जब वो ओरिजन पे रखा हुआ होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, 40 न्यूटन होगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर होगा आपका। आपने जो 40 न्यूटन आंसर निकाला है, उसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो चार्ज गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर द रूट -6 का सुकेयर प्लस 8 का सुकेयर। -6 का सुकेयर 36 प्लस 8 का सुकेयर 64। 64 और 36 100 हो जाएंगे, और 100 का रूट कितना आएगा, 10 आएगा। सो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 गुणा में 10 कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन। तो वही आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप उसकी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में निकालिए, फिर उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लो ओरिजन पे, और उसको 4 से गुणा कर दो, तो उस चार्ज पे फोर्स आ जाएगी जो ओरिजन पे रखा गया है। तो इस तरह से आप 40 न्यूटन आंसर को इस तरह से भी निकाल सकते थे, जो फोर्स होगी, या फिर इस तरह से भी निकाल सकते थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।